तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक की शुरुआत सच मानिए एक बहुत ही मामूली सी जगह से हुई थी। इस विश्लेषण में हम एक ऐसे इंसान की कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जो एक उपेक्षित समाज से कटे हुए बच्चे से एक ऐसा क्रूर और ताकतवर नेता बन गया जिसने एक पूरे समुदाय को तबाही की खाई में धकेल दिया। हम समझेंगे कि कैसे एक अकेले इंसान की उलझी हुई मानसिक स्थिति ने जोन्सटाउन जैसी एक अकल्पनीय घटना को जन्म दिया। तो चलिए सीधा इस चर्चा में उतरते हैं। हमारी आज की इस चर्चा का रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इस कल्ट लीडर की शुरुआती जिंदगी, उसके बाद पीपल्स टेम्पल का उदय, फिर जोन्सटाउन की तरफ उनका वो पलायन, अमेरिकी कांग्रेस की जांच और आखिर में वो दिल दहला देने वाला जोन्सटाउन नरसंहार। हम उन सभी मनोवैज्ञानिक चालों से पर्दा उठाएंगे जो सीधे तौर पर इस विनाशकारी घटना की वजह बनी। ठीक है, तो आइए पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। एक कल्ट लीडर की उत्पत्ति। चलिए जेम्स वॉरेन जोन्स के बचपन और उसके अकेलेपन की उन परतों को खोलते हैं जहां से नियंत्रण की ये पूरी कहानी शुरू हुई। जेम्स का बचपन आप कह सकते हैं कि बेहद मुश्किलों भरा था। इंडियाना में घोर गरीबी के बीच उसका जन्म हुआ। पिता प्रथम विश्व युद्ध के एक विकलांग दिग्गज थे और माँ उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। जरा सोचिए, उस छोटे से बच्चे को अक्सर खाने की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था और पड़ोसियों के यहाँ आश्रय लेना पड़ता था। लेकिन फिर मर्टल कैनेडी नाम की एक महिला ने उसे एक बाइबल दी और बस यहीं से धर्म के प्रति उसके अंदर एक अजीब सा एक गहरा जुनून पैदा हो गया। एक ऐसा जुनून जो आगे चलकर उसकी पूरी शख्सियत को बदलने वाला था। और अगर आप बचपन के उन शुरुआती संकेतों को देखें तो वो सच में बहुत परेशान करने वाले थे। मतलब जोन्स सिर्फ मरे हुए जानवरों के अंतिम संस्कार का नाटक नहीं करता था, उसने एक बिल्ली को बाकायदा मार कर उसका अंतिम संस्कार किया। वो अक्सर ये दावा करता था कि मौत का फरिश्ता उसे रास्ता दिखाता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? वो एडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन जैसे तानाशाहों के पूर्ण नियंत्रण, उनकी उस एब्सोल्यूट पावर की तारीफ करता था। ये वो लाल झंडियां थीं जो साफ साफ बता रही थीं कि आगे चलकर कितना बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। अब आते हैं हमारी चर्चा के दूसरे पड़ाव पर, पीपल्स टेम्पल का उदय। एक ऐसा आदर्श समाज जो असल में धोखे और हेरफेर की नींव पर खड़ा किया गया था। वयस्क होने पर जोन्स ने खुद को नस्लवाद के एकदम खिलाफ खड़ा किया। ये बात इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि उसके पिता कू क्लक्स क्लैन जैसी नस्लभेदी संस्था से जुड़े थे और अपने इसी रुख का फायदा उठाकर उसने इंडियानापोलिस में एक ऐसा चर्च बनाया जहां सभी नस्लों के लोग एक साथ आते थे। अब आप सोचेंगे कि उसे इतनी जल्दी इतनी सफलता कैसे मिल गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण था द लेटर रेन मूवमेंट से ली गई कुछ खास रणनीतियां। जोन्स ने विलियम ब्रानम जैसे मशहूर उपदेशकों की नकल करना शुरू कर दिया। उसने झूठे शारीरिक चमत्कारों का दिखावा किया और यकीन मानिए, इन बनावटी चमत्कारों ने लोगों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। देखते ही देखते उसके इस नए संगठन पीपल्स टेम्पल की लोकप्रियता रातों रात आसमान छूने लगी। लेकिन यहां पर एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। सामने से तो वो नस्लीय समानता और चमत्कारिक इलाज का दावा कर रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई बेहद खौफनाक थी। उसके सारे चमत्कार पूरी तरह से झूठे थे। जैसे एक बार उसने कैंसर का ट्यूमर बताकर किसी अनुयायी के मुंह से मुर्गे का एक अंग निकाल लिया, और इन सब के पीछे नशे की लत और एक एब्सोल्यूट तानाशाही अपनी जड़ें जमा रही थी। जरा इस बात पर गौर कीजिए, यदि तुम मुझे अपना ईश्वर मानते हो तो मैं तुम्हारा ईश्वर बनूंगा। ये वाक्य दिखाता है कि जोन्स का अहंकार किस चरम पर पहुंच चुका था। अपोस्टोलिक समाजवाद नाम की एक नई सोच पेश करते हुए उसने बाइबल को स्काई गॉड कहकर उसका मजाक उड़ाया। अब वो अपने अनुयायियों से खुद को साक्षात भगवान मानने की मांग कर रहा था। जैसे जैसे उसका ड्रग्स का सेवन बढ़ा, खुद को भगवान समझने की उसकी ये सनक भी बेकाबू होती चली गई। और लोगों को फंसाने के लिए जोन्स ने एक बहुत ही सोची समझी प्रणाली का इस्तेमाल किया। सबसे पहले अनुयायियों की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। उनके निजी और यौन रिश्तों पर भी जोन्स का पूरा कंट्रोल होता था। अगर कोई नियम तोड़ता तो उसे सबके सामने अपमानित करके अनुशासन सिखाया जाता। इस पूरी कार्यप्रणाली का बस एक ही मकसद था, ये पक्का करना कि लोगों के पास इस कल्ट के अलावा अपनी जिंदगी में सहारा लेने के लिए और कुछ बचे ही ना। आप बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, जोन्सटाउन की ओर पलायन। जोन्स का पागलपन अब एक भौगोलिक अलगाव में बदलने वाला था। दरअसल मीडिया में छपने वाली नकारात्मक खबरों और चर्च के अंदर हो रहे दुर्व्यवहार की जांच के डर ने जोन्स की घबराहट को चरम पर पहुंचा दिया था
और इसी डर की वजह से उसे अपने पूरे समुदाय को लेकर एक नई और दुनिया से बिल्कुल कटी हुई जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब जरा इस सफर को देखिए, इंडियाना से कैलिफोर्निया और फिर 1977 में गुयाना तक का ये सफर। ये महज जगह का बदलाव नहीं था, ये असल में अमेरिकी कानूनों और जांच एजेंसियों की नज़रों से भागने की एक हताश कोशिश थी। गुयाना के उन घने जंगलों में उसने लोगों को एक ऐसे समाजवादी स्वर्ग का सपना दिखाया जो पूंजीवाद और नस्लवाद की बुराइयों से पूरी तरह आज़ाद हो। लेकिन गुयाना के उस तथाकथित स्वर्ग की असलियत तो दिल दहला देने वाली थी। माओवादी सिद्धांतों पर बनी उस बस्ती में लोगों से बिना कोई पैसा दिए 11-11 घंटे तक कड़ी मेहनत करवाई जाती थी। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे, वो किसी से क्या बात कर रहे हैं उस पर कड़ी नजर रखी जाती थी। और वहां मौजूद हथियारबंद गार्ड्स वो उनकी सुरक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि उन्हें बंदी बनाकर रखने के लिए पहरा दे रहे थे। और इसी दौरान शुरू हुआ व्हाइट नाइट्स का वो भयानक सिलसिला। ये असल में वफादारी जांचने के ड्रिल थे। इन रातों में लोगों को एक तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर किया जाता था और उनसे कहा जाता था कि इसमें जहर मिला है। ये सिर्फ अंधभक्ति का टेस्ट नहीं था, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक टॉर्चर था। और सच कहूं तो ये भविष्य में आने वाली उस भीषण त्रासदी का एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक संकेत था। अब आते हैं चौथे चरण पर, अमेरिकी कांग्रेस की जांच। जब बाहर की दुनिया का इस अलग थलग कल्ट से आमना सामना हुआ, जैसे जैसे जोन्सटाउन की डरावनी हकीकत बाहर आने लगी, कंसर्न्ड रिलेटिव्स नाम के एक समूह ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। डेबोरा लेटन और टिम स्टोन जैसे जो लोग वहां से बच निकले थे, उनकी गवाही ने अमेरिकी सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इस बंद दुनिया के अंदर झांक कर देखे। और फिर नवंबर 1978 में अमेरिकी कांग्रेसी लियो रयान गुयाना पहुंचे। उनके साथ कुछ पत्रकार और कल्ट के सदस्यों के रिश्तेदार भी थे। अब आप सिचुएशन को समझिए। जोन्स हमेशा अपने उपदेशों में सरकार, मीडिया और विरोध करने वाले रिश्तेदारों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताता था, और अब ये तीनों ही साक्षात उसके दरवाजे पर खड़े थे। ये पल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि जोन्स ने कैसे झूठ का एक पूरा मायाजाल बुना हुआ था। बाहर से देखिए तो प्रतिनिधिमंडल का स्वागत संगीत से हो रहा है, चारों तरफ मुस्कुराते चेहरे हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन सच्चाई, हकीकत ये थी कि वर्नन गोस्नी जैसे हताश लोग बहुत ही छिपकर, जान जोखिम में डालकर प्रतिनिधिमंडल को पर्चियां थमा रहे थे। उन पर्चियों में बस एक ही गुहार थी कि किसी तरह उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया जाए। चलिए अब अपनी चर्चा के 5वें और सबसे दर्दनाक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जोन्सटाउन का नरसंहार। देखते हैं कि एक पूर्ण तानाशाही का अंत इतना हिंसक कैसे हुआ। जैसे जैसे वो छिपकर दी गई पर्चियां सामने आईं, कई सदस्यों ने कांग्रेसी रयान के साथ वापस अमेरिका लौटने की इच्छा जताई, और बस यहीं से जोन्स के नियंत्रण का वो पूरा ढांचा भर भरा के गिर पड़ा और स्थिति एक भयानक मोड़ पर आ गई। तो सवाल ये उठता है कि एक कथित स्वर्ग अचानक एक जानलेवा जाल में कैसे तब्दील हो गया? ये कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ था। जोन्स का बुना हुआ सारा भ्रम उस पल चकनाचूर हो गया जब डोंट स्लाई नाम के कल्ट सदस्य ने कांग्रेसी रायन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद घबराहट और डर के मारे पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल और वहां से भागने की कोशिश कर रहे सदस्य पोर्ट कटुमा की हवाई पट्टी की ओर भाग निकले। लेकिन हवाई पट्टी पर जो हुआ वो महज एक हमला नहीं, एक क्रूर नरसंहार था। जोन्सटाउन की तथाकथित रेड ब्रिगेड ने घात लगाकर उन निहत्थे भागते हुए लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। कांग्रेसी रायन और कई पत्रकारों को वहीं बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, लैरी लेटन, जिसने भागने वालों में से एक होने का नाटक किया था, उसने तो विमान के अंदर बैठकर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमने आत्महत्या नहीं की, हमने क्रांतिकारी आत्महत्या का कार्य किया है। ये वो कुख्यात 44 मिनट का डेथ टेप है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जोन्स बहुत अच्छी तरह जान चुका था कि कांग्रेसी की हत्या के बाद अमेरिकी सरकार उसे छोड़ने वाली नहीं है, वो कड़ी जवाबी कार्रवाई करेगी। इसलिए उसने अपने ही उस फंसी हुई जनता को इस सामूहिक हत्या और आत्महत्या को एक महान क्रांति का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश की। उन अंतिम क्षणों की क्रूरता के बारे में सोचना भी अकल्पनीय है। अक्सर लोग गलतफहमी में कहते हैं कि उन्होंने कूलेड पिया था, लेकिन सच ये है कि वो फ्लेवर एड नाम का एक पाउडर ड्रिंक था जिसमें भारी मात्रा में साइनाइड मिलाया गया था। हथियारबंद गार्डों ने पूरे कैंप को चारों तरफ से घेर लिया, लोगों को जहर पीने के लिए मजबूर किया गया और जो मना कर रहा था उसे सीधी गोली मारने की धमकी दी गई। कोई रास्ता नहीं बचा था। और इसके जो नतीजे निकले उसके आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं।
उस एक दिन में 900 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। 900 से ज्यादा। और जो बात आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी वो ये है कि मरने वालों में 200 से भी ज्यादा मासूम बच्चे थे। और इस सब के बीच जिम जोन्स ने क्या किया? उसने खुद जहर नहीं पिया, बल्कि अपने ही सिर में गोली मारकर एक कायर की तरह अपनी जान दे दी। इस भयानक त्रासदी ने हमारे समाज और संस्कृति पर एक बहुत ही गहरा, कभी न मिटने वाला और अंधकारमय प्रभाव छोड़ा है। क्या आपने अंग्रेजी का वो मशहूर मुहावरा ड्रिंकिंग द कूल-एड सुना है? वो इसी घटना से निकला है। आज इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई इंसान बिना सोचे समझे आंखें बंद करके किसी विचारधारा या नेता के पीछे चलने लगता है। ये मुहावरा हमें याद दिलाता है कि किसी के दिमाग से खेलने के, उस अनियंत्रित हेर-फेर के परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल खड़ा करती है। जरा सोचिए, अगर एक करिश्माई नेता एक आदर्श समाज के झूठे वादे को हथियार बनाकर हजारों लोगों की आज़ादी छीन सकता है और उन पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर सकता है, तो इंसानी फितरत में ऐसा क्या है जो हमें अपनी आज़ादी इस तरह सौंपने के लिए इतना कमज़ोर बना देता है? मानवीय मनोविज्ञान की इस भेद्यता को समझना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि ये विचार आपको इंसान के बर्ताव को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करेंगे।